वो रात बहुत लंबी थी। रोहन, यानी अब आर्यन वर्मा, सो नहीं पाया। वो अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। कभी अपने पिता के बारे में सोचता, कभी देवराज के बारे में जिसने उसके पिता को मारा था, और कभी अपनी मां के बारे में जो अस्पताल के बिस्तर पर थी। सुबह होते होते उसकी आंखें थक चुकी थीं, मगर उसमें एक बेचैनी थी जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने ठंडा पानी पिया और आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में उसे एक अजनबी दिख रहा था। उसने चश्मा लगाया, पतले फ्रेम वाला चश्मा जो उसके चेहरे को बदल रहा था। सामने जो शख्स था वो रोहन नहीं था, एक नया इंसान जिसे उसने खुद बनाया था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, आज से तू आर्यन वर्मा है, याद रखना। शास्त्री ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों थी। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रखना, तू आर्यन वर्मा है। तू मुंबई यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र है। तेरे पिता एक सिविल इंजीनियर थे जो 10 साल पहले गुजर गए। तेरी मां ने तुझे अकेले पाला है। ये तेरी कहानी है। इसके अलावा कुछ मत बोलना। आर्यन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। सड़क पर भीड़ थी, मगर आर्यन को लग रहा था जैसे दुनिया धीमी हो गई हो। वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, आज पहला दिन है। आज से नई जिंदगी शुरू हो रही है। बस में बैठकर वो यूनिवर्सिटी जा रहा था। रास्ते में इलाके बदलने लगे, झोपड़ियों की जगह पक्के मकान और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। हर पल के साथ वो अपनी पुरानी दुनिया से दूर होता जा रहा था। यूनिवर्सिटी का गेट देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गेट पर लिखा था, मुंबई विश्वविद्यालय। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। कैंपस बहुत बड़ा था। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ और हरी घास और खूबसूरत इमारतें। छात्र अपनी किताबें लिए चल रहे थे या पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। आर्यन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो, जहां उसे अपनी जगह बनानी थी, एक नकली नाम और एक छिपे हुए मकसद के साथ। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और लॉ डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। रास्ते में कई छात्रों ने उसकी तरफ देखा, मगर कोई नहीं रुका। वो यहां बिल्कुल अकेला था। उसने शास्त्री के कहने पर लॉ की पढ़ाई चुनी थी। शास्त्री ने कहा था, अगर तू अपने पिता का इंसाफ चाहता है तो कानून समझना होगा, कोर्ट में खड़ा होना होगा और सबूत पेश करने होंगे। तब तू ही अपने पिता की आवाज बन सकता है। पहली क्लास में वो एक कोने में जाकर बैठ गया। कमरे में करीब 50 छात्र थे, सब अच्छे कपड़ों में और महंगे बैग के साथ। कोई बता रहा था कि उसके पिता ने नई गाड़ी ली है, कोई दुबई जाने की बात कर रहा था। आर्यन को लगा जैसे वो अपनी जगह पर नहीं है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उस पर लिखा, आर्यन वर्मा, लॉ फर्स्ट ईयर। उसे ये नाम लिखते हुए अजीब लग रहा था। प्रोफेसर अंदर आए, एक बुजुर्ग आदमी जिनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और आंखों पर मोटा चश्मा था। उन्होंने अपना नाम बताया, प्रोफेसर तिवारी, और भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाना शुरू किया। आर्यन ने हर शब्द को कान लगाकर सुना। प्रोफेसर तिवारी समानता के अधिकार के बारे में बता रहे थे कि कानून सबको एक जैसा देखता है। आर्यन को ये बात अच्छी लगी, मगर फिर उसे याद आया कि देवराज ने कानून को अपनी उंगली पर नचाया था। उसके पिता को मारा गया और देवराज आजाद घूम रहा था। उसे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो लिखता जा रहा था। हर शब्द जो प्रोफेसर बोल रहे थे, उसकी कल्पना में ये सब एक युद्ध की तरह लग रहा था। हर सेक्शन एक हथियार और हर कानून एक ढाल। प्रोफेसर तिवारी ने एक सवाल पूछा, संविधान का सबसे अहम अनुच्छेद कौन सा है? कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन चाहता था कि वो हाथ उठाकर कुछ कहे, मगर डर रहा था। फिर एक छात्र ने जवाब दिया और आर्यन ने राहत की सांस ली। क्लास के बीच में दरवाजा खुला और सारी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। एक लड़की अंदर आई, देर से आई थी और बिना किसी झिझक के सीधे अंदर आ गई। वो लंबी थी और उसके काले लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बिना किसी हिचक के आर्यन के बगल वाली सीट पर बैठ गई। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी खुशबू हल्की सी फूलों जैसी उस तक पहुंची। लड़की ने अपना बैग नीचे रखा और आर्यन की तरफ झुककर फुसफुसाई, सॉरी, लेट हो गई। क्या कुछ खास पढ़ाया? उसकी आवाज बहुत मीठी थी। आर्यन ने अपनी नोटबुक दिखाई, अभी तक
कुछ खास नहीं, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। लड़की ने उसकी नोटबुक पर नजर डाली। अच्छी हैंड राइटिंग है, थैंक्स। क्लास खत्म हुई तो लड़की ने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं आन्या हूं, आन्या मल्होत्रा, आर्यन वर्मा। उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। तुम नए हो ना? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। हाँ, पहला दिन है। फिर तो तुम्हें कैंपस टूर चाहिए, मैं करा दूंगी क्लास के बाद। आर्यन ने हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये एक मौका है। यूनिवर्सिटी में उसे किसी की जरूरत थी जो उसे रास्ता दिखाए। क्लास के बाद दोनों बाहर निकले। मौसम सुहाना था, हल्की धूप और ठंडी हवा। आन्या बहुत बातूनी थी। वो चलते चलते बता रही थी, ये लाइब्रेरी है 5 मंजिला, वो कैंटीन है, यहाँ का समोसा बहुत अच्छा है। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। वो शब्द याद नहीं कर रहा था, वो आन्या को देख रहा था। जिस तरह से वो बात करते समय हाथ हिलाती थी, जिस तरह से उसकी आंखें चमकती थीं, सब कुछ उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। तुम बहुत खामोश हो, तुम बात क्यों नहीं करते? मैं सुन रहा हूं। सुनना अच्छी बात है, मगर बोलना भी जरूरी है। मुझे अपने बारे में बताओ। आर्यन ने सोचा, क्या बताऊं, सच या झूठ? उसने झूठ चुन लिया। मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूं, पिता नहीं है। वो गुजर गए जब मैं छोटा था, मां ने पाला। आन्या की आंखों में तरस और इज्जत दोनों थी। तुमने ये सब अकेले किया? तुम बहुत मजबूत हो। आर्यन को बुरा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने एक बड़ा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। आन्या ने कहना शुरू किया, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो चाहते हैं कि मैं लॉ पढ़ूं और उनके बिजनेस में हाथ बटाऊं, मगर मुझे फोटोग्राफी करनी है। बिजनेस? हाँ, राठौड़ इंडस्ट्रीज। नाम सुना है? आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। राठौड़ इंडस्ट्रीज, उसके पिता का नाम, उसका असली नाम। ये 4 शब्द उसे उसकी असली दुनिया में वापस ले आए, जहां वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर था और उसके पिता को मारा गया था। वो जोर से धड़कने लगा, इतनी तेज कि उसे लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर पत्थर की तरह सख्ती रखी, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ हिल रहा था। राठौड़ इंडस्ट्रीज, 3 शब्द जिनमें उसके पिता का पूरा जीवन समाया हुआ था। वही कंपनी जो उसके पिता ने शून्य से खड़ी की थी और जिसे देवराज ने धोखे से हड़प लिया था। और ये लड़की जो उसके बगल में बैठी थी, वो उसी कंपनी के पार्टनर की बेटी थी। हाँ, नाम सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है। आर्यन ने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए कहा। हाँ, मेरे पापा और उनके पार्टनर देवराज अंकल मिलकर चलाते हैं। असल में ये कंपनी पहले किसी और की थी, विक्रम नाम के एक आदमी की, मगर उनका हादसा हो गया था। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में चाकू भोंक दिया हो। हादसा, ये शब्द सुनकर उसका खून खौल गया। ये हादसा नहीं था, ये एक सुनियोजित हत्या थी। मगर वो चुप रहा। वो देर तक बैठे रहे। आन्या बातें करती रही और आर्यन सुनता रहा। आखिर में आन्या ने उसका नंबर लिया और कहा, कल मिलेंगे? हाँ, जरूर। आन्या चली गई और आर्यन वहीं बैठा रहा। तालाब में सूरज ढल रहा था और पानी सुनहरा हो गया था। वो देर तक बैठा रहा और अपने पिता के बारे में सोचता रहा। शाम को वो फ्लैट लौटा तो शास्त्री ने उसका इंतजार किया हुआ था। उसने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? एक लड़की से मुलाकात हुई, आन्या मल्होत्रा। शास्त्री का हाथ चाय के कप पर रुक गया। मल्होत्रा? वो देवराज के पार्टनर की बेटी है। मुझे पता है, और तू उससे दोस्ती कर रहा है। आर्यन ने चाय का घूंट लिया। वो देवराज के बारे में बहुत कुछ जानती है। शास्त्री उठकर उसके पास आया। बेटा, मैं समझता हूं तू क्या सोच रहा है। तू सोचता है कि आन्या के जरिए तू देवराज तक पहुंच सकेगा, मगर यह खतरनाक है। मैं सावधान रहूंगा। सावधानी काफी नहीं है। देवराज कोई साधारण आदमी नहीं है। उसका पुलिस में दबदबा है और कोर्ट में भी। अगर उसे पता चला कि तू उसके करीब आ रहा है तो वो नहीं जान पाएगा। शास्त्री ने गहरी सांस ली। बेटा, मैंने तेरे पिता को जाना है। विक्रम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैंने उसे खोया है। मैं तुझे नहीं खोना चाहता। आर्यन ने शास्त्री का हाथ पकड़ा। मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। रात को आर्यन सो नहीं पाया। वो बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था
और आन्या के बारे में सोच रहा था। वो उठा और खिड़की के पास चला गया। बाहर मुंबई की रोशनियां फैली हुई थीं। कहीं उसी शहर में देवराज अपनी हवेली में सो रहा होगा। उसे नहीं पता कि विक्रम का बेटा उसके करीब आ रहा है। वो खुद से नाराज हो रहा था। ये लड़की उसके दुश्मन की बेटी है, उसके पिता के हत्यारे की पार्टनर की बेटी। उसे उससे नफरत करनी चाहिए, मगर कर नहीं पा रहा था। हर बार जब वो आन्या को देखता था तो उसकी नफरत कहीं खो जाती थी और एक अलग एहसास आ जाता था। क्या ये प्यार है? उसने खुद से पूछा, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। प्यार तो एक सच्चा एहसास है और उसकी जिंदगी में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं थी। यहां तो सिर्फ झूठ था और एक नकली पहचान। उसने पिता की डायरी उठाई। एक पन्ने पर लिखा था, दुनिया तुझे बहुत कुछ सिखाएगी, मगर सबसे बड़ी सीख तू अपने दिल से सीखेगा। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गया तो आन्या पहले से वहां थी। वो लाइब्रेरी के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। सफेद कुर्ती और नीली जीन्स में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्यन, इधर आओ। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ गया। मन ही मन वो कह रहा था, ये गलती है, मगर पैर फिर भी आगे बढ़ रहे थे। दोनों साथ बैठे और बातें करने लगे। आन्या ने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, उसका बचपन, उसकी पसंद, वो लोग क्यों पढ़ना चाहता है। आर्यन ने जवाब दिए, कुछ सच, कुछ झूठ। तुम बहुत कुछ छुपाते हो। आन्या ने अचानक कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे तुम बहुत कुछ सहन किए हुए हो। आर्यन को लगा जैसे वो बेनकाब हो गया है। हर इंसान कुछ न कुछ छुपाता है आन्या। मैं भी छुपाता हूं। क्या छुपाते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वो कहना चाहता था, मैं रोहन राठौड़ हूं और मेरे पिता को तुम्हारे पिता के पार्टनर ने मारा है, मगर उसने शब्दों को बाहर नहीं निकलने दिया। वो नहीं जो तुम सोचती हो। आन्या ने उसे देर तक देखा, फिर मुस्कुराई। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जब तुम तैयार होगे तो बताना। आर्यन को उसकी बातों में एक वादा सुनाई दिया, मगर तुरंत ही उसने ये ख्याल अपने मन से निकाल दिया। वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकता था। उस दिन जब वो घर लौटा तो शास्त्री ने पूछा, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि जिंदगी में कभी कभी हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम कभी जाना नहीं चाहते थे। शास्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और दबा दिया। आर्यन ने डायरी खोली और वो पन्ना फिर पढ़ा। दुनिया तुझे बहुत कुछ सिखाएगी, मगर सबसे बड़ी सीख तू अपने दिल से सीखेगा। उसने डायरी बंद की और आंखें बंद कर लीं। उसका दिल आज एक सीख दे रहा था, मगर वो सीख क्या थी? क्या वो आन्या के करीब जाने की इजाजत थी या उससे दूर रहने की चेतावनी? उसे ये समझ नहीं आ रहा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।